प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और यकीन मानो जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में आपके। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये वर्क क्या होता है। जो जनरल वर्क हम लोग घर पे कर रहे हैं, क्या फिजिक्स उसको वर्क मानेगा? तो बच्चों, एक्चुअली में जो जनरल वर्क होता है ना, घर का काम, और जो फिजिक्स का वर्क है, दोनों में डिफरेंस है ना। जैसे यहां पर देखो, अगर किसी वॉल को आप पुश कर रहे हो, है ना, और ये वॉल डिस्प्लेस तो होगा नहीं बच्चे, तो ये भी तो कोई काम कर रहे हो ना आप। यहां देखो, ए भैया ऑगी पढ़ाई कर रहा है ना बच्चे, तो जब ऑगी पढ़ रहा है और आप भी जब पढ़ रहे होते हो तो कोई काम कर रहे हो। हाँ सर, काम कर रहा हूं मैं। तो मैं थर्ड बात करूं, कोई इंसान है, कोई कूली है, उसने अपने ऊपर लगेज रख रखा है ना, और बस सिर्फ खड़ा है वो भी तो काम कर रहा है ना, वो भी तो पेमेंट मांगेगा आपसे तो इस काम के। तो एक्चुअल में ये सभी तीनों चीजें वर्क तो है इन जनरल टर्म्स, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये काम नहीं कर रहे हैं बच्चों। ये जो पढ़ रहा है ये काम नहीं कर रहा है, ये जो बॉल को पुश कर रहा है ये भी वर्क नहीं है, और ये कूली भी कोई काम नहीं कर रहा है। वैसे कूली काफी स्मार्ट है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये कोई काम नहीं हो रहा है। तो सर, जनरल वर्क और फिजिक्स के वर्क में क्या डिफरेंस हुआ? तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स काम तभी होगा जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो बॉडी डिस्प्लेस हो। आई बात समझ में? जैसे कोई ब्लॉक है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा बच्चे, और ये ब्लॉक जो है वो मूव कर जाए, तब आपका वर्क काउंट होगा, नहीं तो वर्क काउंट नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एक ब्लॉक था बच्चों, इसका मास कोई m है, इस पे एक फोर्स लगाया मैंने और ये ब्लॉक कुछ दूर तक चला गया, डिस्प्लेस हो गया, तब हम वर्क को काउंट करेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F इंटू एस, W इक्वल्स टू F इंटू एस। अब एक और बात बताता हूं बच्चों, जो आपको कोई बताएगा नहीं। आपके स्कूल में यही पढ़ाया गया है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वर्क का वो होता है एफ एस कॉस थीटा। सर ये कॉस थीटा क्या है बच्चे? कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बच्चे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो बेटा ट्रायंगल पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं सर? 3 एंगल होते हैं, और इन 3 एंगल के रेशियो को हम लोग क्लास 10th में पढ़ोगे आप ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 नेम है बच्चों जो आपको पढ़ने होते हैं, अभी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक्चुअल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है बच्चों? W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, है ना, और आप लोग को ये पता होना चाहिए। अब बच्चों कॉस थीटा जो होता है उसकी कुछ एंगल की वैल्यू होती है। अगर कॉस 0 डिग्री दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होती है बच्चे 1, पॉजिटिव का 1। अगर कॉस 90 डिग्री दिया हुआ हो बच्चे तो इसकी वैल्यू होती है 0, और कॉस 180 दिया हुआ हो तो इसकी वैल्यू होती है -1। ये 3 वैल्यूज आपको याद रखने, और याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, आपको ये याद ही रहेगा। तो देखो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सर जनरल वर्क जो हमारे घर में हम लोग यूज कर रहे हैं और फिजिक्स का वर्क अलग है ना। फिजिक्स के अंदर बॉडी को हमको डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा, और जब वो डिस्प्लेस हो जाएगा उसी को हम कहेंगे वर्क डन। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कॉस 0 1, कॉस 90 0, और कॉस 180 -1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के बहुत सारे टाइप हैं। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं वर्क्स के? सर घर का काम, बाहर का काम, स्कूल का काम। अरे ये सब नहीं है बच्चों। द टाइप्स ऑफ वर्क इज पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब ये पॉजिटिव वर्क क्या है और ये नेगेटिव वर्क क्या है और ये जीरो वर्क क्या होगा, मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो पहले हमने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ वर्क इज 3, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो बच्चों पॉजिटिव वर्क क्या होगा? आप सभी लोगों ने साइकिलिंग की होगी, देखो यहां पर है ना, साइकिलिंग कर रही है ये, है ना। ठीक है, ऑगी की फ्रेंड है शायद, आई थिंक, है ना। तो साइकिलिंग जब हम कर रहे होते हैं बच्चों, तो हम पैडल पे फोर्स किधर लगाते हैं? सर हम पैडल पे फोर्स लगाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और साइकिल जाती कहां है? सर वो भी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इट मींस दैट अगर आप फोर्स लगाओ जिस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव वर्क।
सर एक और एग्जांपल दे दो, अरे दे रहा हूं। डोर देखा हम लोगों ने, डोर को जब हम खींचते हैं बच्चों, तो देखो पीछे की तरफ खींच रहा हूं मैं, डोर आता भी कहां है, बैकवर्ड साइड में, है ना। फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी होगा पॉजिटिव वर्क, है ना। बात समझ में आई क्या आप लोग को। एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया, है ना बच्चे, और वो ब्लॉक भी उसी डायरेक्शन में मूव कर गया, है ना, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो ऑब्वियसली सर वो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। सो पॉजिटिव वर्क क्या होता है बच्चे, इट इज द वर्क डन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, है ना बच्चों, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। जैसे यहां पर देखो एक बच्चा बेटा पुश कर रहा है इससे ना सोफा को, अब ये चेयर जो है वो आगे मूव कर रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, इट इज अ पॉजिटिव वर्क। साइकिलिंग के अंदर भी बच्चों क्या लगता है, पॉजिटिव वर्क लगता है। अब मैं एक आपको इसमें बहुत अच्छी बात बताता हूं, है ना बेटा, पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ ये, इसका एक रीजन भी है। मैंने क्या बताया बच्चों, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और देखो प्यारे बच्चों फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, सर एंगल बनेगा 0 डिग्री। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 0 डिग्री क्यों बनेगा, और किसी बच्चे ने तो 180 भी बोल दिया होगा। अरे बच्चे देखो एंगल क्या होता है, एंगल इज अ कॉमन पॉइंट से एलिवेशन, एल्विश भाई नहीं, एलिवेशन, है ना, जो एलिवेशन होता है ना बच्चे, एक कॉमन पॉइंट से जो एलिवेशन होता है इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। और यहां देखो कोई एलिवेशन है क्या, दोनों दूसरे के साथ ही तो है, जब एलिवेशन नहीं है बच्चों तो थीटा क्या होगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, है ना, प्लस का 1, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। तो यहां से आपको थीटा के कारण होने वाले चेंजेस भी समझ में आ गए होंगे। तो पॉजिटिव वर्क कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आते हैं नेगेटिव वर्क की तरफ। अब ये नेगेटिव वर्क क्या है, सर सबको लगता है कि हम तो नेगेटिव वर्क ही करते हैं, नहीं बच्चों, है ना, नेगेटिव वर्क क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। अब नेगेटिव वर्क के अंदर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव वाले में दोनों डायरेक्शन क्या था, सेम था, नेगेटिव वाले में अपोजिट हो जाएगा। सर इसका एग्जांपल बताओ आप मुझे। ये देखो बच्चे नारुतो है ना अपना हीरो, अब नारुतो ने क्या किया बच्चों, अगर आप बो एंड एरो की बात करोगे तो भाई एरो को हम कहां खींचते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना बच्चों, एरो को हम पुल करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जब रिलीज करते हैं तो जाता कहां है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। भाई बो एंड एरो के केस में, या फिर देखो टॉम ने यहां पर एक गन ले रखा है ना, अब वो गन से जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, सर वो भी नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क क्यों होगा बच्चों, क्योंकि सर रिकॉइल जो हमें फोर्स फील होता है वो हमें बैकवर्ड होता है और बुलेट जाती है आगे। तो बच्चों यहां से आपको क्लियर हुआ होगा, नेगेटिव वर्क मींस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे, है ना बच्चों, है ना। चलो ठीक है देखते हैं बेटा, देखो ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट है बच्चों एक दूसरे के। एंगल कितना बन रहा है प्यारे बच्चों, सर 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू पता है क्या आपको, अरे हाँ सर बिल्कुल पता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एस कॉस थीटा, या मैं बोल सकता हूं एफ एस कॉस 180 डिग्री, और आप सभी को पता है ये हो जाएगा एफ एस माइनस 1, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव वर्क। अब आपको क्लियर हुआ, आपको यह समझना बहुत जरूरी है बच्चे कि नेगेटिव वर्क नेगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों होता है। ये बिना थीटा के, बिना कॉस थीटा के पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीरो वर्क पे, है ना। जीरो वर्क वही काम जो हम करते हैं, है ना बच्चों, पढ़ाई कर रहे हैं तब भी घर वालों को दिखता नहीं है कि हम कोई वर्क कर रहे हैं। तो घर वाले जो हमारे मम्मी पापा है वो फिक्स के अकॉर्डिंग हमारे वर्क को देखते हैं, है ना, कि हम पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वो उनको दिखाई नहीं देता। बट आप गेम खेल रहे हो, है ना, बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, वो उनको दिख जाता है, तो फिर पिटाई होती है। तो देखो बच्चों वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क क्या होगा, तो जीरो वर्क के अंदर डिस्प्लेसमेंट ही तो नहीं होगा, है ना बच्चों, जीरो वर्क के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता प्यारे बच्चों। आप फोर्स लगाते रहो वॉल पे, भाई वॉल तो हिल ही नहीं रहा है, मूव ही नहीं कर रहा वॉल, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो W इक्वल्स टू एफ एस एफ इंटू जीरो, क्या होगा बच्चे, वर्क डन इज जीरो। सर एंगल की बात नहीं की आपने, एंगल की बात भी कर लेते हैं बच्चों।
यहां ध्यान दो बच्चों, एफ एस कॉस थीटा होगा। अगर मैं थीटा की जगह पर रख दूं बेटा 90 डिग्री, तो आपको पता है कॉस 90 इक्वल्स टू 0, और यहां पर हो जाएगा बच्चे 0। तो आप बोल सकते हो इफ फोर्स, याद रखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक अ राइट एंगल, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल बनाता है बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा, वो वहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको इसके अंदर, ध्यान देना बच्चों, ये बताओ मुझे, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक बोले तो सैटेलाइट, भाई अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रही है, तो उसका वर्क डन क्या होगा। आप बोलोगे सर ये भी कोई बात है क्या, ये रही प्यारी सी हमारी धरती माता, है ना, खूबसूरत सी, है ना, और ये कोई सैटेलाइट है बच्चे। चलो अब सैटेलाइट किस पे मूव कर रहा है बच्चे, सर्कुलर ट्रैक पे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, हर टाइम चेंज हो रहा होगा ना। ये आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक में ऐसे घुमाओगे, तो जिस पॉइंट पे भी छोड़ोगे, क्या एक ही डायरेक्शन में जाएगी क्या वो, सर हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो देखो इसका डिस्टेंस तो यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है इसका, चलो, और फोर्स कौन सा लग रहा होगा, सर सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो किधर लग रहा है बच्चों, अंदर की तरफ, है ना, अर्थ लगा रही है उसे। बच्चों कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है बच्चों 90 डिग्री, कितना बन रहा है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, हर पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। तो आप कह सकते हो इन अ सर्कुलर ट्रैक और अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द टोटल वर्क डन इज 0, क्योंकि वहां एंगल बनता है 90 डिग्री। तो मैंने एक 0 वर्क बताया आपको डिस्प्लेसमेंट 0 करके, और एक बताया एंगल के हेल्प से। तो आई होप आपको यहां पर वर्क समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। अब वर्क की यूनिट्स की बात करते हैं बच्चों, वर्क की यूनिट क्या क्या होती है। तो बच्चों हमने क्या देखा, सर W इक्वल्स टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। भाई फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो वर्क का यूनिट क्या बनता है बच्चों, न्यूटन मीटर। पर मैंने आपको बताया है बच्चों कि पहले के साइंटिस्ट थे ना, वो थोड़े मीन हुआ करते थे, उनको लगता था मैंने इतना काम किया है ना, मुझे कोई याद रखेगा कि नहीं रखेगा, है ना बच्चों। उस टाइम इंस्टा भी नहीं होता था कि लोग उनको फॉलो कर सके, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए, तो इन चीजों से ओवरकम होने के लिए उनके रिस्पेक्ट में हम यूनिट्स का नाम रख देते हैं, ताकि वो हमेशा हमें याद रहे उनके रिस्पेक्ट में। तो बच्चे हम वर्क यूनिट न्यूटन मीटर ना बोल के क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, है ना बच्चों। जूल भी एक साइंटिस्ट थे। तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो आप बोलोगे जूल। क्या बोलोगे बच्चों, जूल बोलोगे। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो एसआई यूनिट है, ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आता होगा एसआई यूनिट क्या है। अगर नहीं आता बच्चों तो मैं आप लोग को किसी दिन एसआई यूनिट सिस्टम्स समझा दूंगा। तो एक और टाइप की यूनिट हुआ करती थी बच्चे, से हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों, सीजीएस यूनिट। अब देखो सीजीएस यूनिट के अंदर क्या करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों यहां ध्यान दो, न्यूटन के अंदर कितने, तो आप बोलोगे सर न्यूटन के अंदर, तो न्यूटन के सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों, आपको याद है क्या, न्यूटन की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। अरे डायन नहीं बच्चों, डाइन, है ना। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। और एक न्यूटन में बच्चों 10 टू द पावर 5 डाइन होता है ना प्यारे बच्चों। और सीजीएस यूनिट अगर मैं देखूं इसका, तो क्या हो जाएगा बच्चों, W इक्वल्स टू एफ, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस। फोर्स की जगह पे क्या जाएगा बच्चों, डाइन में वैल्यू 10 टू द पावर 5, और डिस्प्लेसमेंट किसमें है बच्चों, मीटर में, पर हमें लेना किसमें है, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो बेटा क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 10 टू द पावर 7, यानी कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है बच्चों। ये अर्ग क्या है बेटा, ये अर्ग है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, जूल, उसको कन्वर्ट किया सीजीएस में, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में। तो न्यूटन का हो गया डाइन 10 टू द पावर 5, और बच्चों जो मीटर था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, पावर 2 आ गया, 10 टू द पावर 7 अर्ग हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एनर्जी। ये देखो सिंचैन हमारे पास है ना। पहले केस में देखो एनर्जी केस में, पहले केस में देखो सिंचैन को। सिंचैन बहुत ही उदास है, बहुत ही उदास है, बहुत ही दुखी है। मतलब जब आपके पास एनर्जी नहीं होती तो आप काम नहीं कर सकते हो, है ना प्यारे बच्चों। जैसे जब हम फास्ट रखते हैं या फिर हमें भूख लग रही होती है और मम्मा बहुत लेट कर रही होती है खाना बनाने में, तो हमें ऐसा ही फील होता है। बट जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो बस हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो एनर्जी से क्या होता है, तो आप बोल सकते हो एनर्जी हमें वर्क करने के लिए, वर्क करने में हेल्प करता है ना बच्चों। तो व्हाट इज एनर्जी, तो आप बोलोगे इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है बच्चों, जूल होती है। अब बच्चों जूल होती है ना, तो आप याद रखना एनर्जी का फॉर्मूला वर्क में और वर्क का फॉर्मूला एनर्जी में यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है। आई बात समझ में, आगे हम देखेंगे इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो बच्चों एनर्जी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। दिवाली का टाइम है अभी तो केमिकल एनर्जी भी हमें याद रखना है, साउंड एनर्जी है ना बच्चों, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे कई सारे टाइप की एनर्जी है। बट थैंक गॉड क्लास 9th में हमें सिर्फ 3 ही टाइप की एनर्जी पढ़नी है। और वो 3 टाइप की कौन कौन सी एनर्जी है बच्चों, तो हमारे पास है काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल। और एनर्जी की बात हो रही है तो हमारे पास है गोकू, है ना बच्चों। गोकू के पास बहुत पावरफुल इंसान है ये, जो बच्चे एनीमे देखते होंगे उनको पता होगा। अब देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इसको समझते हैं। पहला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब देखो छोटा भीम है ना बच्चों, भीम की शक्ति है ना बच्चों। चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखो भीम भाग के आ रहा है, ये भी कोई चीज है हमारे पास, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों। क्रिकेट का है, ये कोई रनर है, ये दौड़ रही है, ये बच्चों रेस हो रहा है, रेसिंग है ना बच्चों। अब देखो इस पेन के अंदर कोई एनर्जी है या नहीं है हमें पता नहीं। अब मैं इसको फेंक के मारूंगा अगर किसी को, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी, एसोसिएट हो जाएगी, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वैसी एनर्जी जो मोशन होने से आए, वैसी एनर्जी जो मोशन होने से आए उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ कैसे करोगे सर, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखो कितना इजी है इसका फॉर्मूला बनाना, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये शायद टीचर्स आपके पूछ सकते हैं बच्चों, और देखो हम किस तरीके से उड़ाते हैं इसको, बहुत इजी तरीके से। भाई आप बताओ काइनेटिक मतलब होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया और उसमें क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो देखो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास m मास का है, उस पे मैंने फोर्स लगाया F और वो डिस्प्लेस हो गया s डिस्टेंस से, और उसमें वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v है। आप बोलोगे सर आपने बताया कि एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम है, तो सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने वर्क का फॉर्मूला लगाना है, W इक्वल्स टू F इंटू S, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर डिस्प्लेसमेंट निकल जाए हमारा काम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के कितने इक्वेशन सर, 2, सेकंड वाला और थर्ड वाला। सर ये कौन सा इक्वेशन था, भूल गए। अरे थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब बच्चों यहां कहीं भी टाइम इन्वॉल्व है क्या, सर टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो आप लगाओगे थर्ड वाला इक्वेशन। क्या था थर्ड इक्वेशन बच्चों, सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना बच्चों, यही था। अब हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2a मल्टीप्लाई में है, किसमें आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो बच्चों स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो देखो u स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास s इक्वल्स टू क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन 2a। डन है, वैल्यू पुट कर दो बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल, ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला बन गया mv स्क्वायर बाय 2, या मैं इसी ही बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू
हाफ mv स्क्वायर। ये बन गया बच्चों हमारे पास फॉर्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमने प्रूफ कर लिया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और आप ये याद रखना कि जब भी हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी? स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी में डबल कर दूं एनर्जी कितने टाइम हो जाएगा? 4 टाइम्स। 3 टाइम्स कर दूं तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 9 टाइम्स। 4 टाइम्स कर दूंगा तो 16 टाइम्स, है ना, क्योंकि स्क्वायर के मल्टीपल में बढ़ेगा। तो ये था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है भाई? पोटेंशियल मतलब आपके अंदर की पावर जो आपके अंदर स्टोर्ड है। तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलने वाले हो आप लोग? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बच्चों, कोई पूछे आपसे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बच्चों। और क्लास 9th के अंदर आपको जो एनर्जी पढ़नी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी पढ़नी है। ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ग्रेविटी कहां लग रहा होता है प्यारे बच्चों? डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो इस तरीके से, तो आप पे कौन सी एनर्जी लगा रहे हो? आप पोटेंशियल एनर्जी आपका यूज हो रहा है। तो देखो बच्चों, जब कोई इंसान ऊपर की तरफ चढ़ रहा है सीढ़ियों पे, तो आपको पता है एक फोर्स तो हमेशा लग रहा होता है हमारे ऊपर। उस फोर्स का नाम क्या है? वेट फोर्स। और वेट की यूनिट क्या होती है? अरे केजी नहीं होती, वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, क्योंकि ये फोर्स है। तो देखो बच्चों, इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे जाना है h हाइट तक। तो आप क्या बोलोगे? सर ये हो जाएगा W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों। और ये फोर्स कितना है बच्चों? mg। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसे? h। तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू असली मसाले सच सच mgh। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, असली मसाले सच सच mgh, है ना बच्चों। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, सर ये क्या होता है? अरे भाई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को हम क्या बोलने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। हो गया बच्चों। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। चलो, ये आप कंप्लीट हो गया मैकेनिकल एनर्जी भी। कोई पूछे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या बोलने वाले हो? इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पावर। और जब पावर की बात हो तो हनुमान जी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो बजरंग बली से बड़ा ताकतवर दुनिया में कौन है ना बच्चों। तो बजरंग बली की जय। अब देखो बच्चों, पावर क्या होता है? पावर मींस होता है कोई काम कितने कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो। इट मींस दैट टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप किसी वर्क को कर सकते हो। और आप सभी को पता है कि हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल सुपर फास्ट कोई नहीं है। तो पावर की बात करेंगे तो हनुमान जी तो भाई आएंगे ही आएंगे। तो पावर क्या होता है बच्चों? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करूं बच्चों, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। ये हो सकता है बच्चों P इक्वल्स टू W बाय टी। एक तो फॉर्मूला ये हो गया बच्चों। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? सर इसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट क्या बन सकती है? जूल पर सेकंड। पावर का वर्क का जूल और टाइम का सेकंड। पर आपको पता है फिर से वो साइंटिस्ट आ जाएंगे कि आपको मेरा नाम लेना है। अब वो साइंटिस्ट कौन थे? वो साइंटिस्ट का नाम है वॉट। तो बच्चों जेम्स वॉट उनका पूरा नाम है। उन्हीं के नाम के, उन्हीं के रेस्पेक्ट में बच्चों हम लोग इसकी यूनिट बनाते हैं पावर की, वॉट। जेम्स वॉट की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, कभी आप लोग को सुनाऊंगा मैं। वही पहले इंसान थे जिन्होंने स्टीम इंजन को बनाया था। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पावर की यूनिट वॉट बनाते हैं। चलो, अच्छा एक और चीज बच्चों, आप क्या बोलोगे? सर वर्क की यूनिट भी जूल होती है।
और एनर्जी की भी जूल होती है। तो बच्चों पावर का एक और फॉर्मूला बन सकता है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, है ना बच्चों। वर्क की जगह पे क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब मैंने ऐसा क्यों बोला बच्चों, तो देखो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, और साथ में अगर बच्चों मैं जोड़ दूं इसके वॉट इंटू आर, है ना। अगर कभी यूनिट दिखाई दे आपको वॉट आर या किलो वॉट आर, तो वो किसकी यूनिट होगी, एनर्जी की, पावर की नहीं होगी, पावर की वॉट होती है। साथ में टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा बच्चों, एनर्जी की यूनिट बन जाएगी। तो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, और अगर के डब्ल्यू एच लिखा रहे, किलो वॉट आर लिखा रहे, या फिर वॉट आर लिखा रहे, तो वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। बात समझ में आई क्या, क्योंकि E इक्वल्स टू पी इंटू टी होता है। अब देखते हैं बच्चे यूनिट्स ऑफ पावर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक बार और कर लेते हैं। देखो अब यूनिट्स ऑफ पावर की बात करें बच्चों, तो ऐसा यूनिट क्या बनती है इसकी, तो आप बोलोगे सर ऐसा यूनिट बनती है इसकी वॉट, ठीक है। और क्या बन सकती है बच्चों, किलो वॉट भी हो सकती है, किलो वॉट भी हो सकती है। एक किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, अरे सर के मतलब तो 1000 होता है ना, 1 के लाइक्स 2 के लाइक्स बोलते रहते हो आप लोग, तो ये हो जाएगा 1000 वॉट, ठीक है। अच्छा एक और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका नाम है हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर यूज होता है बच्चों मोटर्स, इंजन, इन सब की एफिशिएंसी में, इन सब के पावर को डिनोट करने के लिए। तो बच्चों देखो ये हॉर्स है, तो एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 786, नाम सुना होगा आपने 786, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 746 जूल, है ना। 786 याद नहीं रखना है आपको, है ना, 746 जूल याद रखना है बच्चों। तो ये हो गया 746 जूल इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक बच्चों, हमने वर्क कंप्लीट कर लिया, हमने एनर्जी कंप्लीट कर ली, और हमने पावर को भी डील कर लिया। वर्क F इंटू एस कॉस थीटा, एनर्जी हाफ mv² और mgh, और पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। यूनिट होता है इसका वॉट। अब आते हैं कमर्शियल यूनिट क्या होता है सर। अरे बच्चों हम एनर्जी भी तो खरीद रहे हैं ना, सर हम कौन सी एनर्जी खरीद रहे हैं, अरे जो बिजली आ रही है हमारे घर में, अरे वो बिजली नहीं, जो करंट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बच्चों हमारे घर में, वो भी तो एनर्जी है ना, जो हम गवर्नमेंट से खरीद रहे होते हैं, और उसके एवज में हम उसे पे करते हैं, है ना बच्चों। तो ये कमर्शियल यूनिट क्या है ना, उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों। तो देखो बच्चों आपको पता है पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर क्या हो जाएगा, वॉट, और ये क्या हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा किलो वॉट आर, है ना। अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं 1000, तो बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आर, के डब्ल्यू एच। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, आप बोलोगे के डब्ल्यू एच, किलो वॉट आर। अच्छा किलो वॉट आर को एक और नाम भी बोलते हैं बच्चों, जो आपने अक्सर सुना होगा अपने घरों में, जब बिजली बिल आता है जब, तो उसमें लिखा होता है 100 यूनिट, 50 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट। सर इसमें तो यूनिट लिखा होता है, के डब्ल्यू एच कहां लिखा होता है। तो बच्चों इसी के डब्ल्यू एच को आप क्या बोलते हो, यूनिट बोलते हो। आई बात समझ में। अगर आपके घर में 100 यूनिट आ रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट मींस दैट 100 के डब्ल्यू एच आप कंज्यूम कर ले रहे हो। आई बात समझ में, यानी कि 100 इंटू 1000 वॉट आर, इतना आप कंज्यूम करते हो। समझ में आ रहा है आपको, एक के डब्ल्यू एच मीन्स 1 यूनिट। आई बात समझ में। अब आपके टीचर्स क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर, ये तो पूछेंगे है ना। क्या पूछ सकते हैं बच्चों, कन्वर्ट के डब्ल्यू एच इन जूल्स, किलो वॉट आर को जूल में कन्वर्ट करो। आप बोलोगे क्या सर क्या फालतू बातें करते रहते हो आप, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे। कैसे कर दोगे बच्चों, तो देखो कन्वर्ट करके बताता हूं मैं आप लोग को। यहां मैं कन्वर्ट करता हूं इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1 के डब्ल्यू एच बाई के मीन्स सर 1000, वॉट को क्या कर देंगे जूल, वॉट कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, और आर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, और एक आर में कितने सेकंड 3600। तो बच्चों देखो 36 1 जा 36, कितने जीरो, 3 इधर 2 इधर, कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों
3650 है ना, ये 36 लाख जूल इज द आंसर। पर आपको पता है सर ऐसे नहीं लिखते, पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या करोगे बच्चों 36 इंटू 10 टू द पावर 5। और आपको एक और चीज पता होगा बच्चे, यहां लगाएंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू, यहां पर पावर बढ़ जाएगी, ये बच्चों सही है। 1 kWh इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। समझ लो, याद करने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, रटने वाली कोई बात नहीं है। kWh के मतलब 1000, W मींस जूल और H मींस 3600 सेकंड्स। भाई सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट के फॉर्म में लिख के 10 टू द पावर 6 कर देंगे। हमारे पास एक लास्ट है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये सबसे इजी है। आप ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ चुके हो। अच्छा, कोई भी कंजर्वेशन का लॉ हो ना, सेम बात चेपनी होती है बच्चों, सेम बात चिपकाना होता है हर जगह। क्या यही बोलना होता है बच्चों हमें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब एनर्जी की बात करेंगे तो वहां एनर्जी लगा देंगे। जब आपने मोमेंटम पढ़ा तो क्या बोलना है बच्चों, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज की बात होगी तो चार्ज में क्या बोलोगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम कॉपी पेस्ट, तो यहां भी करते हैं कॉपी पेस्ट। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहां पर बच्चों क्लास 9th वर्क एनर्जी एंड पावर के सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा कोई भी थ्योरी नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली, बचता है सिर्फ न्यूमेरिकल, जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी होगा और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल पार्ट पे बनाऊंगा। तब तक के लिए मजे करो, एंजॉय करो, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं यहां पर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।